मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और इस बार 2027 में बिहार बोर्ड इंटर के एग्जाम आप भी देंगे, तो आप सभी के लिए पूरे किताब से टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो आपके परीक्षा में 100% टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के चलाए हैं और पूरा किताब से। तो यदि आपका भी सपना है आप बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 बाबू सही करना चाहते हैं, तो हम तो कहेंगे नहीं, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न इससे टकराएगा। तो चलिएगा, टाइम का इन्वेस्ट नहीं करते हैं और सबसे पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 1 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर आप लोग यहाँ पे क्या सही कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी को सही कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, इरेस्टोनीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो बाबू देखिए, आपको याद रखना है कि मानव भूगोल जो है उसके पिता जो कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और तीसरा जो प्रश्न हमारे पास दिया गया, तो 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारे पास है कि एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए दोस्तों कि एंथ्रोजियोग्राफी नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके जो रचनाकार है, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेडरिक रेटजेल को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के मूल निवासी थे। क्या फ्रांस के थे, या जर्मनी के थे, या अमेरिका के थे, या ब्रिटेन के थे। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा कि ये कहाँ के थे बाबू, जर्मनी के थे। कहाँ के, जर्मनी के। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 5 नंबर का, तो 5 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है, क्या है कहना यहाँ पे क्वेश्चन का बाबू, यहाँ पे सीधा सा आप लोग याद रखेगा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच का परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा था, किसका कहना था। तो यह जो कथन था, किसका कहना था, ऑप्शन नंबर बी का, एलएनसी सैंपल का कहना था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल आप टिक करते चलिएगा, एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि प्रसिद्ध भूगोल वेता कुमारी एलन सैंपल किस देश के रहने वाली थी। तो कुमारी एलन सैंपल जो थी ना बबुआ, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और सभी बच्चे पैसेंस रखेगा और पूरा वीडियो को देख करके जाइएगा। और 50 क्वेश्चन में से बाबू आपका कितना सही होता आप जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि कुमारी एलन सैंपल निम्नलिखित में से किसकी शिष्या थी। तो देखिए बाबू, एग्जाम में इसी तरह के वीवीआई क्वेश्चन पूछा था, तो इतना ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा देंगे ना कि आपके परीक्षा में 100% बाबू कई सारे प्रश्न इस वीडियो से डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो देखिए, कुमारी एलन सैंपल जो है किसके शिष्य थी, किसकी स्टूडेंट थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, फ्रेडरिक फ्रेडरिक रेटजेल के स्टूडेंट थे। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल लगाइएगा। और उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि नियतिवाद मतलब निश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक जो माने जाते हैं, सिंपल होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, फ्रेडरिक रेटजेल होगा। एकदम जितना इंपॉर्टेंट है सबका सॉल्यूशन करवाएंगे। और 9 नंबर में बताइएगा कि संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन सबसे पहले किस विद्वान ने किया था। तो सबसे पहले किस विद्वान के ने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुसियन फ्रेवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुसियन फ्रेवे को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद चलिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास 10 नंबर का दिया गया है, 10 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है कि लुसियन फ्रेवे और विडाल डी लास ब्लास ब्लास किस भौगोलिक विचारधारा या संप्रदाय से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा, फ्रांसीसी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल लगाइएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि मानव प्रकृति का दास है, यह कथन भूगोल के किस विचारधारा का समर्थन करता है। तो देखिए, मानव प्रकृति का जो दास है, तो यह जो कथन है भूगोल के किस विचारधारा को समर्थन करता है। तो याद रखेगा, निश्चयवाद जिसे कि नीतिवाद विचारधारा कहते हैं, इसका समर्थन करता है। और 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि नव निश्चयवाद
विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? तो सिंपल सा याद रखना है दोस्तों, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, आपका दिक्कत नहीं होगा। और 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि किस विचारधारा को रुको और जाओ मतलब स्टॉप एंड गो निश्चयवाद भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नव निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे बिल्कुल एक बार सही करते चलिएगा। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं बाबू, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको कभी भी दिक्कत किसी भी प्रकार का नहीं होगा। और जितना प्रश्न बता रहे हैं उतना प्रश्न तो कम से कम आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। तो चलिए, 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ग्रिफिथ टेलर किस देश का रहने वाला एक प्रमुख भूगोलवेता था? तो किस देश का रहने वाला था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का था। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और 15 नंबर का प्रश्न है कि नव निश्चयवाद विचारधारा दो विचारधाराओं के बीच का मध्य मार्ग को दर्शाती है। तो किसके मध्य मार्ग को दर्शाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल टिक कीजिएगा, पर्यावरण निश्चयवाद और संभाववाद को ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल लगाते चलिएगा। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है कि मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो मानव भूगोल के सिद्धांत जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, बिल्कुल यहाँ पे हंटिंगटन को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भूगोल में प्रकृति के मानवीकरण की अवधारणा किस विचारधारा के मुख्य रूप से जुड़ी हुई है? क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि पूरा का पूरा खतरनाक है और एनसीईआरटी से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, संभववाद को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? दोस्तों, तो मानव भूगोल का उपक्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा, जलवायु विज्ञान जो है इसका उपक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का एक उपक्षेत्र माना जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बाबू, इसको कम से कम आप इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक भूगोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजनीतिक भूगोल होगा। और उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक भूगोल का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पे विपणन भूगोल भी है, पर्यटन भूगोल भी है, और ऑप्शन नंबर सी में संसाधन भूगोल भी है। तो इसीलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा, उपर्युक्त सभी को बिल्कुल आप सभी बच्चे बिल्कुल लगाते चलिएगा। काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है, क्लास 12 ज्योग्राफी का भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आ गए हैं। और उसके बाद 21 नंबर प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है, तो सभी बच्चे इसका आंसर बताइएगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला वर्तमान में कौन सा देश है? तो सबसे जनसंख्या भी भारत का है, हमारा देश का है। और उसके बाद चीन जो है दूसरा नंबर पे आ गया, सेकेंड नंबर पे आ गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अभी तुरंत आपको बताएं कि दूसरा सबसे बड़ा कौन है? चीन है। क्या है? चीन है सबसे बड़ा, भारत और दूसरा है चीन। 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर यहाँ पे बताइएगा कि एशिया में क्या है बच्चों, यहाँ पे सिंपल से याद रखिएगा कि एशिया में बहुत अधिक संसाधनों पर कम लोग और बहुत कम संसाधनों पर अधिक लोग रहते हैं, यह किसका कथन है? तो यह जो कहना था किसका कथन था? तो सभी बच्चे इसका सही आंसर कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को कर दीजिएगा, जॉर्ज बी क्रेसी को, बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी देश या क्षेत्र की कुल जनसंख्या को उसके कुल क्षेत्रफल से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो देखिए बाबू, किसी देश या क्षेत्र की कुल जनसंख्या रहेगा और उसके कुल जनसंख्या उसके कुल क्षेत्रफल से भाग जब हम देंगे ना, तो उस समय में हमें क्या प्राप्त होगा? जनसंख्या घनत्व प्राप्त होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे सघन बसा हुआ महाद्वीप कौन सा माना जाता है? तो कौन सा महाद्वीप माना जाता है? तो एशिया को बिल्कुल आप आंख मूंद करके सही कीजिएगा। और उसके बाद प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व में विरल जनसंख्या मतलब कि कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है दोस्तों? तो कौन सा है जी? तो ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा, ध्रुवीय और मरुस्थलीय क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद बताइएगा नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास है 27 नंबर का कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कारक है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कारक हो जाएगा? इनमें से सभी है। क्या? इनमें से सभी मतलब कि जल की उपलब्धता है, भू आकृति है,
और जलवायु है, ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। ठीक है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और सभी बच्चे क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बाबू। आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न टकराएगा, और 28 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया है। बताइएगा कि लोग भूमध्य सागरीय प्रदेश में रहना क्यों पसंद करते हैं? तो इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि क्या होता है कि सुखद और अनुकूल जलवायु के कारण, क्या सुखद और अनुकूल जलवायु के कारण, ऑप्शन नंबर बी को। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास आ गया है कि जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र किस कारण से, क्या किस कारण से एक अत्यधिक सघन बसा हुआ क्षेत्र है? तो किस कारण से है बाबू? तो सिंपल याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, औद्योगिक विकास सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास है 30 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य घटक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का जो मुख्य घटक नहीं है, नगरीकरण है। क्या है जी? नगरीकरण। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर का है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाला जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे अशोधित जन्म दर कहते हैं, जिसे कि हम लोग CBR के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 32 नंबर का, कि किसी क्षेत्र में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से होने वाली जनसंख्या वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं बाबू? याद रखिएगा, प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास है कि किसी क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, क्या हो, कि जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक हो, तो जनसंख्या में कैसा परिवर्तन होता है एक निश्चित समय अंतराल में? तो उस समय जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, धनात्मक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास आ गया कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना या निवास करना क्या कहलाता है? तो देखिए, जब लोग एक स्थान से जाकर के दूसरे स्थान पे बसते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं, मतलब माइग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास आ गया, पूरा आप लोग इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा, पूरा मल्टी VVI क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और ऐसा क्वेश्चन है ना बाबू, पूरा का पूरा आपकी परीक्षा में टकराएगा। बताइएगा कि जिस स्थान से लोग अन्य स्थानों के लिए गमन करते हैं या प्रस्थान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो उसे कहा जाता है उद्गम स्थल स्थान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न है कि प्रवास के वे कारक जो लोगों को अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वैसा कारण जो लोगों को अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं बाबू, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है? तो प्रवास का प्रतिकर्ष कारक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, राजनीतिक उपद्रव या अशांति है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है 38 नंबर का, कि प्रवास के वे कारक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सिंपल सा याद रखेगा, उसे हम लोग अपकर्ष कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास का अपकर्ष कारक है? तो प्रवास का इसमें से कौन सा अपकर्ष कारक है? तो इसका जो सही कहाँ हो जाएगा, वो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि काम के बेहतर अवसर और अनुकूल जलवायु जो है, क्या है, प्रवास का अपकर्ष कारक है। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि थॉमस माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष में किया था? तो किस वर्ष के द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, 1498 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद आप लोग बने रहिएगा, थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपका पूरा का पूरा बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप बताइएगा कि क्या है, माल्थस के अनुसार मानव जनसंख्या में वृद्धि किस गति या रूप में होती है? तो किस ये गति या रूप में होती है दोस्तों? तो आप लोग सीधा से यहाँ पे याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे ज्यामितीय रूप में, मतलब कि गुणोत्तर रूप में। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि माल्थस के अनुसार खाद्य आपूर्ति या भोजन के संसाधनों में वृद्धि किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है?
तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंक गणितीय रूप में होता है। और उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया और सभी बच्चे इसका आंसर बताइएगा कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, तो सिंपल सा याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए को कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है, काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है, हमारे पास दिया गया कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो मुख्य विशेषताएं क्या होती है बाबू, तो सिंपल याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी को, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। और 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया, इसका आंसर लगाते चलिएगा कि जनसांख्यिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में समाज मुख्य रूप से किस प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का होता है बाबू, तो सिंपल आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, खेतीहार होते हैं, ग्रामीण होते हैं और निरीक्षर होते हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और चलिएगा उसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट का समय और लेंगे आप सबका, आप सब इतना देरी से वीडियो को देख रहे हैं और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है, और बताइएगा कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम मतलब तृतीय अवस्था की क्या विशेषताएं होती है। तो क्या विशेषताएं होती है, तो सिंपल सा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का घट जाना या न्यून होना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न दिया गया 47 नंबर का कि वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या प्रति वर्ष लगभग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। देखिए वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.2% की दर से। और उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि मानव भूगोल में कल्याण परक या व्यवहारवादी विचारधारा का उदय किस दशक में से मुख्य रूप से यहाँ पे हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1990 के दशक से। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप राइट कीजिएगा। और 49 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसांख्यिकीय संक्रमण की अंतिम या उन्नत अवस्था का उदाहरण है। तो कौन सा देश हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा, जापान होगा या संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया है, बताइएगा कि संसाधन होते नहीं मानवीय प्रवासों और तकनीकों से बनाए जाते हैं, यह कथन मुख्य रूप से किस भौगोलिक सोच को दर्शाती है दोस्तों। तो यह जो दर्शाती है ना बाबू, संभववाद सोच को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल लगाइएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप सबके लिए पूरा 50 के 50 वीवीआई क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सबके लिए काफी मेहनत करते हैं, काफी ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना बाबू, सबसे पहले वीडियो को एक बार आप अपने भैया के लिए लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं बाबू, चैनल को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जिनके पास पैसा नहीं है, कोर्स लेकर के पढ़ाई नहीं करना चाहते कर सकते हैं, उनके पास शेयर कीजिएगा। और एक प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा बाबू कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। दूसरा कमेंट क्या कीजिएगा, मेरे तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका सबसे ज्यादा कमजोर विषय कौन सा है, आप बता दीजिएगा। हम उसी सब्जेक्ट का क्लास करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव को लेकर के आएंगे। यकीन मानिए मेरे भाई, सभी बच्चे के कमेंट को लाइक करेंगे, सभी बच्चे को रिप्लाई करेंगे और इसी तरह से पूरा वीवीआई क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।